हेलो एवरीवन। ये करेंसी किसे कहते हैं वीडियो का पार्ट 2 है। आई होप पिछली वीडियो में आपका करेंसी को लेकर कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हुआ होगा और बेसिक्स जो हैं आपको क्रिप्टो करेंसी और फिएट करेंसी के बारे में समझ आई होंगी। अगले टॉपिक पर बढ़ने से पहले थोड़ा सा जो है ना मज़ीद इसको डिटेल में समझाना चाहूँगा। ये जो वीडियोज़ हैं ये फालतू नहीं जाएंगी। ये जो चीज़ें आपको अभी बता रहा हूँ समझा रहा हूँ, ये जब मैं अगली वीडियोज़ जो मेन वीडियोज़ जब मैं डालूंगा तो उसमें आपको ये सारी वीडियो काम आएंगी। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं समझेंगे तो आपको जो मेन वीडियोस में डालूंगा तो वो चीज़ें आपके ऊपर से जाएंगी और काफ़ी सारे सवाल आपके जहन में आएंगे, यार ये क्या है वो क्या है। आप फिर काफ़ी सारे सवाल मुझसे पूछोगे, तो वो सारे सवाल आप मुझे ना पूछो और सब सारी चीज़ें आपको आराम से खुद ही समझ आएँ। इस वजह से जो है ना ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ, उतनी मेहनत कर रहा हूँ। आप इन वीडियोस को इग्नोर मत करना, इन वीडियोस को गौर से सुने, बार बार सुने, उनको समझने की कोशिश करें। जब आप ये सारी वीडियो समझ जाएंगे फिर जो नेक्स्ट मेरी मेन वीडियोस होंगी वो आपको इजीली समझ आएंगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है ना उससे क्लियर हो जाएंगे। अमेरिकी डॉलर, जो कि आपको पता है कि एक इंटरनेशनल करेंसी है और हर दूसरे मुल्क की करेंसी के मुकाबले में उसकी एक वैल्यू है। जैसे कि आजकल पाकिस्तानी 290 या 300 या 280 जितने भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसके बराबर एक अमेरिकी डॉलर है। तो आज आपके पास अगर एक अमेरिकी डॉलर होगा और आप अपने मुल्क की लोकल एक्सचेंज पे जाते हैं और वो अमेरिकी डॉलर आप उधर देते हैं और वहाँ की जो उस एक्सचेंज की जो फीस होगी वो पे करके आप उसके बदले में पाकिस्तानी रुपीज़ उस वक्त जो रेट चल रहा होगा उसके मुताबिक अगर 280 या 290 या 300 जो भी रेट चल रहा होगा वो आपको उसके अपनी लोकल करेंसी में मिल जाएंगे और डॉलर वो रख लेंगे। इसी तरह अगर आप डॉलर लेना चाहते हैं तो अपनी पाकिस्तानी रुपीज़ लेके जाएंगे और जो रेट चल रहा होगा 290, वो आप वहाँ 290 अपने पाकिस्तानी रुपीज़ वहाँ देंगे और वो आपसे फ़ीस चार्ज करेंगे। वो फ़ीस लेके आपको बदले में एक अमेरिकी डॉलर जो है आपको वो दे देंगे। तो अगर आप अपना डॉलर बेचना चाहेंगे या डॉलर ख़रीदना चाहेंगे अपनी लोकल करेंसी पे, तो आपको एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा और इसी तरह एक्सचेंज वाले को फ़ीस पे करनी पड़ेगी और फिर जो आप जो एक्सचेंज करेंगे आप वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। इस बात को गौर से समझिएगा कि जिस करेंसी की डिमांड ज़रूरत जितनी ज़्यादा होती है ना उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, जितनी सप्लाई जिस करेंसी की कम होगी तब भी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और जब उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तब भी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और इसके उलट इसके बरक्स, अगर जिस करेंसी की डिमांड नहीं होगी, ज़रूरत नहीं होगी लोगों को, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी और अगर उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी फिर भी उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी, मतलब कि उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस वक्त तो डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि मुल्क आपस में जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर के ज़रिए करते हैं। अगर हम किसी बाहर मुल्क से कोई चीज़ जो है मंगवा रहे होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे या अपने तौर पे भी पर्सनल लेवल पे भी, तो हमें अपने जो करेंसी उसको पहले डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बैंक के थ्रू वो हम डॉलर में उसको पेमेंट करेंगे। वो हमारी करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेगा बल्कि डॉलर एक्सेप्ट करेगा। और वो दूसरी कंट्री जो होगी, जैसे कि ऑयल वगैरह हम लोग खरीदते हैं अरब ममालिक से या किसी भी मुल्क से या रूस से, तो हम उसको अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और डॉलर से फिर हम जो है उसको पे करेंगे और फिर वो बदले में हमें जो चीज़ उससे खरीद रहे हैं वो हमें वो देगा। इसी तरह डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर बंदे को हर मुल्क को डॉलर चाहिए, तो अपनी करेंसी दे के डॉलर लेते हैं। इसी वजह से डॉलर की वैल्यू भी ज़्यादा है। डॉलर की वैल्यू और इसलिए ज़्यादा होती है जब उसकी सप्लाई कम होती है, मतलब डॉलर लोगों के लिए कम हो जाते हैं, लोग ज़्यादा खरीदना चाहते हैं लेकिन मार्केट में डॉलर कम है, इस वजह से भी डॉलर की जो है ना वैल्यू बढ़ती है। लेकिन अगर इसी के बरक्स अगर डॉलर मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस तरह डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए तो पाकिस्तान में आजकल मसला बना हुआ है, हमारे पास डॉलर नहीं है तो कभी IMF के पास जाते हैं, कभी सऊदीया, कभी दुबई, कभी चाइना के भाई हमें डॉलर दे दो। ठीक है, डॉलर दे दो ताकि हम बाहर से अपनी ज़रूरत की अशिया मंगवा सकें। हमें अपना मुल्क चलाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं जैसे कि पेट्रोल वगैरह और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम बाहर से जो है ना मंगवाते हैं, हमारे मुल्क में नहीं है वो, तो उसके लिए हमें डॉलर ही चाहिए होता है। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई हम अपने बैंक्स में, अपने जो हमारा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे भी बहुत सारे नोट छापे हैं पाकिस्तानी रुपीज़ और फिर उनको कन्वर्ट कर लें एक्सचेंज से डॉलर में और जो चीज़ हमें डॉलर में लेनी है वो ले लें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ये सब कुछ करेंगे और बहुत सारे पैसे छापेंगे तो हमारे जो रुपए हैं उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जब सप्लाई ज़्यादा होगी, मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर हमारे रुपीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो आजकल जो डॉलर 300 पाकिस्तानी रुपीज़ का है वो बढ़ के 600 और फिर 1000 पाकिस्तानी रुपीज़ इस तरह बढ़ता जाएगा और बहुत ज़्यादा महंगाई भी हो जाएगी। आजकल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वगैरह भी हैं जो कि इंटरनेशनली इस तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आज आप अपने मुल्क का कार्ड लेकर किसी दूसरे मुल्क में जाएँ और वहाँ का जो ATM मशीन हो या शॉपिंग मॉल हो या शॉप वगैरह हो, ठीक है, आप वहाँ पे अपना कार्ड यूज़ कर सकते हैं। आप अपना पाकिस्तानी कार्ड जैसे ही उनकी ATM मशीन में डालेंगे या उनके शॉपिंग मॉल वगैरह या शॉप में उनकी जो स्वाइप मशीन होती है वहाँ पे यूज़ करेंगे तो ऑनलाइन ही आपके जो पाकिस्तानी रुपीज़ आपके कार्ड में पड़े होंगे वो कन्वर्ट होंगे डॉलर में और फिर डॉलर से उसकी करेंसी में कन्वर्ट होंगे और उस कंपनी को या शॉप वाले को वहाँ से पेमेंट हो जाएगी। लेकिन इसके बदले में अच्छी खासी फीस लगती है। 2 दफ़ा जो है ना डॉलर कन्वर्ट होगा, पहले आपकी रुपीज़ से डॉलर में, फिर डॉलर कन्वर्ट होगा उनकी लोकल करेंसी में। मेरे ख्याल में 14% वगैरह या और भी इससे भी ज़्यादा जो है ना फीस जो है ना वो कटती है। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपने बैंक्स वगैरह में पैसे जमा करवाते हैं जो कि हमारे अकाउंट में शो होते हैं, नज़र आते हैं कि भाई इतना अमाउंट हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ, चाहे 1000 रुपये हो, 10,000 हो, लाख हो या जितना भी अमाउंट हो, वो एक्चुअल अमाउंट तो नहीं होता। वो जैसे एक डिजिट है, वहाँ पे एक नंबरिंग शो हो रही होती है कि हमारे अकाउंट में इतना अमाउंट पड़ा हुआ है और हम उस पर मुतमईन होते हैं कि यार इतना अकाउंट पड़ा हुआ है हमारे अकाउंट में, जबकि वो पड़ा तो बैंक के पास होता है।
फिर हम बैंक के थ्रू या एटीएम के थ्रू पैसे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसी तरह उसके अकाउंट में उसका अकाउंट नंबर डाल के जब ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे अकाउंट से लिखा आ जाता है कि भाई आपके अकाउंट से इतने पैसे कम हो गए, वहाँ से माइनस होकर उसके अकाउंट में चले जाते हैं और वहाँ शो होने लग जाते हैं कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं। असल में तो पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते, पैसे तो एक ही जगह पड़े होते हैं, वो होते हैं बैंक के पास। असल में तो एक डिजिट डिजिट है, जो एक नंबरिंग है, बस वही ट्रांसफ़र होती है। हमारे अकाउंट से अगर 1000 रुपये मैं किसी के अकाउंट में भेज रहा हूँ तो यहाँ से 1000 कम शो होने लग जाएगा, और जिसके अकाउंट में गया है वहाँ पे 1000 रुपये शो होने लग जाएंगे कि आपके अकाउंट में 1000 रुपये आ गए हैं। कहने का मकसद ये है कि जस्ट वो एक नंबर ही होता है, पैसे आपके कहीं और पड़े होते हैं, बैंक वालों के पास पड़े होते हैं, लेकिन शो हमारे अकाउंट में हो रहे होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास यूबीएल बैंक का अकाउंट है और जिस बंदे को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, चाहे उसकी ब्रांच कोई भी है, लेकिन उसका भी यूबीएल का अकाउंट है, मैं अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र तो कर रहा हूँ, पैसे मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में जा रहे हैं, नंबरिंग शो हो रही है कितने पैसे चले गए हैं, उसके पास नंबरिंग आ गई इतने पैसे आपके पास आ गए, लेकिन असल में तो वो यूबीएल बैंक वालों के पास ही पैसे पड़े होंगे। तो ये डिजिटल तौर पर ही पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कोई फिजिकल तौर पर तो पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते। पर हम जब चाहें एटीएम से जो है ना कैश निकलवा सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और किसी शॉप पर जाकर, किसी शॉपिंग मॉल में जाकर कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन पे स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो कि टोटली डिजिटल करेंसी है, ठीक है, उसमें भी ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिएट करेंसी में हम सारी ये चीज़ें कर सकते हैं तो क्रिप्टो में नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसी में भी ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। हम क्रिप्टो टू क्रिप्टो लोगों को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमारे पास क्रिप्टो करेंसी होगी, हम दूसरे बंदे को क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसका एक एड्रेस होता है, जैसे अकाउंट नंबर होता है बैंक का, इसी तरह यहाँ पे भी अकाउंट होता है, एक नंबर होता है, हम उसके थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमारे अकाउंट से उसके अकाउंट में चले जाएंगे। ऑनलाइन इसमें शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है, और उसको विड्रॉ भी करवा सकते हैं। लेकिन जो इसकी फ़ीस होती है ना, वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज तौर पे डिजिटल तौर पे बिल्कुल जो है ना काम कर रहा है। इसमें कोई बैंक्स वगैरह नहीं है, कोई बंदे इन्वॉल्व नहीं हुए। ये कंप्यूटर की एक चैन है, एक सिस्टम है, ब्लॉक चैन है, उसके थ्रू ये जो है ना सारा सिस्टम चल रहा है। दूसरा ये, इस करेंसी को ना कोई मुल्क जो है कंट्रोल नहीं कर सकता अपनी मर्ज़ी से। मतलब ऐसा नहीं है जैसे अमेरिका आप चाहे तो भाई डॉलर छाप दे बहुत सारे, अगर हमारे पास डॉलर पड़े हुए हैं, हमने रखे हुए हैं, वो बहुत सारे डॉलर छाप दे, डॉलर की वैल्यू कम होगी तो हमारे जो डॉलर पड़े हमारे पास उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि वो मुल्क है, वो उस करेंसी को ओन करता है, वो उस करेंसी का मालिक है, तो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये जो क्रिप्टो है, इसका मालिक कोई नहीं है, ये कंप्यूटराइज है, इसको कोई ज़्यादा छाप नहीं सकता। इसकी जो एक सप्लाई है उसकी एक लिमिट है कि इतनी सप्लाई है, इससे ज़्यादा इसकी सप्लाई नहीं होगी। इसकी सिर्फ वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़, मतलब कम और ज़्यादा सिर्फ इस वजह से होती है जब इसकी डिमांड और सप्लाई की वजह से। जब डिमांड बढ़ती है वैल्यू बढ़ती है, जब सप्लाई बढ़ती है वैल्यू, जब खरीदार जो है इसके ज़्यादा होते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, जब इसके बेचने वाले ज़्यादा होते हैं तो उसकी वैल्यू थोड़ी डिक्रीज़ होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ वाक़ियात और वजूहात की वजह से भी इसकी वैल्यू ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होती है, फ्लक्चुएट करती है। 2009 में जब पहली क्रिप्टो करेंसी आई थी जिसका नाम बिटकॉइन था, उसकी कोई डिमांड नहीं थी, सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वैल्यू बिल्कुल ना होने के बराबर थी, ठीक है। आपके कुछ पाकिस्तानी रुपीस में कई बिटकॉइन मिल जाते। फिर उसके बाद जब 2021 आया और उसके बाद जब उसकी आस्ते आस्ते जो है ना सप्लाई जो है वो इसकी डिमांड बनना शुरू हुई, तो फिर उसके बाद जब लोगों ने इसको ख़रीदना चाहा, इसको लेना चाहा, अपने अकाउंट्स में रखा, इनको अपने वॉलेट्स में रखा, तो फिर इसकी वैल्यू कुछ रुपए से बढ़ के 70 लाख 80 लाख रुपए का एक जो है ना बिटकॉइन हो गया। यहाँ हमारा जो है टॉपिक करेंसी के हवाले से जो है ना बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी कहाँ से और कैसे ख़रीदी जा सकती है, एक्सचेंजेस, क्रिप्टो की एक्सचेंजेस क्या होती है, कौन सी टॉप एक्सचेंज हैं, कौन सी फेक एक्सचेंज हैं, ठीक है, क्रिप्टो को फियाट करेंसी और फियाट करेंसी को क्रिप्टो करेंसी में कैसे जो है ना कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे खरीदो फरोख्त की जा सकती है, और इसके अलावा क्रिप्टो को कैसे आप विड्रॉ करा सकते हैं। इसको पार्ट 1 वीडियो को पार्ट 2 आपने देखना है, उसको समझना है। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह वहाँ से हमारा बाकायदा मेन वीडियोस का आगाज़ हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।